चलिए अब मैटर है पढ़ने के लिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। मूल का मतलब होता है बेसिक, वैसे राइट्स जो हर सिटीजन के पास होने ही चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। इसका जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 के बारे में। याद रखिए कि किसी भी एग्जाम में तो पूछने के साथ साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह होता है कि बहुत जरूरी चीज है हर आदमी को अपने राइट्स के बारे में जानना। याद रखिए कि इट कैन बी enforced to the court, but which court? High courts and supreme courts. There are no rights of the district or local courts in this regard. इस मैटर में लोकल कोर्ट्स की कोई जो है रोल नहीं है इसमें। जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स अगर कर्टेल होता है तो उसके लिए आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रक्षक, ठीक है, प्रोटेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैटर इज दैट अगर आप देखिए कि 12 से 35 आर्टिकल हमको पढ़ना है, आर्टिकल 12 to 35 के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये देश के हर एक नागरिक को जानना ही है, हर एक नागरिक को जानना है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिना लॉ के स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे आप अपने राइट को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, आप दूसरे के भी राइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आपके पास होगी। आर्टिकल 12 जो है बेसिकली डेफिनेशन की बात करता है, जो कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। आर्टिकल 12 कहता है कि इस भाग में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। दूसरी बात कहता है, इसमें डेफिनेशन की बात यही है कि इस भाग में जो भी आर्टिकल पार्ट 2 पार्ट 3 है, पार्ट 3 के भाग में अगर आप देखेंगे, कोई भी जो भारत के राज्य या राज्य क्षेत्र से संबंधित है उनके सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है, स्थानीय मतलब लोकल, और उसके बाद जो भी उसके अन्य प्राधिकारी है उनकी बात करता है। आर्टिकल 13 में जो क्लॉजेस है उस क्लॉजेस को जल्दी समझते हैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 या क्लॉज ए कहता है कि संविधान के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भागों के उपबंध से असंगत है। मतलब कि कोई भी ऐसा द लॉ दैट all laws in force in the territories of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to extent of such inconsistency to be void। दूसरा कहता है कि
मतलब जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है उनका कोई वैल्यू नहीं होगा, अगर कोई इस बात को कर्टेल करता है तो। दूसरा कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती है, कम करती है या इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ध्यान से समझिए क्या कहता है क्लॉज बी, 13 का क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो पार्ट थर्ड में किए गए किसी भी प्रोविजंस को क्या करती है, लेस करती है, कम करती है या उसको अवॉइड करती है। अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है तो वो लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। याद रखिएगा, कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा which takes away or abuses the rights conferred by the part, and any law made in the contravention of this clause shall to be extent of the contravention to be void। अगर कोई लॉ बनाता भी है लेकिन अगर वो लॉ किसी हद तक, जैसे सपोज करिए कि कोई एक बात है, जैसे हम लोग कभी पढ़े बचपन में, जिसमें कहता था कि ये पहला लाइन यहां से यहां तक का लाइन आपका गलत है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई स्टेट बनाती है या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्टेट कोई रूल बनाती है तो उस रूल में कोई एक पार्ट जो इस पार्ट थर्ड के किसी बात को कम करती है वो बात पूरे देश में या उसके स्टेट में भी लागू नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा मैटर। आर्टिकल 3 में कहता है कि जब इसका 13 का क्लॉज 3 कहता है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो विधि, अब इसमें मैटर दिया हुआ है कि क्या क्या है। अब कहता है कि अब इसमें समझिए कि अगर कोई वर्ड यूज किया गया है तो वर्ड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वर्ड का जो इस्तेमाल होगा वो कैसे कैसे किया जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि लॉ, अगर इसमें कहीं बात लिखा हुआ है कि लॉ, व्हाट इज द लॉ, लॉ का मतलब इसमें होगा इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, क्या क्या ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश, ऑर्डर्स, बायलॉज, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस। और याद रखिएगा कि इसमें जो है ना दो तरीके का प्रोविजन है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़िएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप जुडिशियरी बोल रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि ऑर्डिनेंस कौन पास कर सकता है, ऑर्डर कौन पास कर सकता है, किसके पास, क्योंकि हम लोग फेडरल सिस्टम चलते हैं और हम लोगों में पावर का डिवीजन जरूरी होता है। हम लोग पावर का डिवीजन करते हैं एक दूसरे के बारे में। जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे ऑर्डर्स को भी पार्लियामेंट ही पास करे। किसी स्टेट्स में अगर पार्लियामेंट नहीं भी, पार्लियामेंट के लॉ की जरूरत नहीं भी, अगर किसी लोकल एरिया में कोई ऑर्डर अगर इंस्टेंट देना पड़े तो पार्लियामेंट में उसके लिए प्रोविजन थोड़ी भेज सकते हैं। तो वहां पे डीएम को पावर होता है, एसडीएम को पावर होता है, जो जुडिशियल सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े लोग होते हैं उनके पास पावर होता है कि हम किस तरीके से इस लॉ को यहाँ पे लगाएं। वो एक शॉर्ट पीरियड होता है, उसको ऑर्डर कहते हैं, उसको बायलॉज अगर बनता है तो उस तरीके से कहेंगे। रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, जैसे कल अपने यहाँ ऑर्डर आया है ना कि स्कूल 7 तारीख तक बंद रहेगा अंडर द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 144। और ये कौन चलाएगा, सीआरपीसी के पावर किसके पास होता है, एसडीएम और डीएम के पास, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी ये पावर जो है एसएसपी के वगैरह पास में भी जाता है, लेकिन फिलहाल ये एसडीएम और डीएम के पास में होता है। 144 सीआरपीसी के तहत वो अपने पावर का यूज कर सकता है। अब सोच के देखिए एक बार कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी रहती कि कोई नहीं बनाएगा भाई साहब और पावर का डिवीजन नहीं हुआ रहता, तो ऐसे में क्या होता है कि जब स्कूल को बंद करना होता तो पार्लियामेंट को खबर जाती, भैया हमको स्कूल बंद करना है। जब तक वो लॉ बनाता तब तक पता चलता कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम खत्म, यहाँ तो ठंडा से बच्चे मर गए, ठीक है। तो उसमें पावर को बांट दिया गया है कि कौन कौन कितना कितना पावर तक अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ के देखिएगा। हम एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि नोटिफिकेशन, कस्टम्स एंड उसके बाद आ जाएगा और यूज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द फोर्स ऑफ लॉ। एक तो ये चीज। उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है कि लॉ इन
फोर्स। पहली बात को तो ध्यान से समझिए। पहली बात में कहता है कि विधि किसको कहेंगे। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला यानी पावर रखने वाला कोई भी चीज, कौन कौन सा जो लॉ का पावर रखता है, कौन? एक हो गया आपका ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश। दूसरा कहता है आदेश, कोई भी ऑर्डर्स। उपविधि, बायलॉज। नियम, विनियम, सूचना, रूढ़ी या प्रथा, जो प्रथा चली आ रही है उस प्रथा को फॉलो करना। उसके बाद कहता है लॉ इन फोर्स यानी प्रवृत्त विधि उसको कहते हैं। कहता है कि इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा चीज इंक्लूड्स होगा? इंक्लूड्स में क्या क्या आप पढ़ेंगे? इंक्लूड्स में पढ़ेंगे लॉ पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और द अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part of thereof may not be then an operation either or at all or in the particular areas। कहता है कि इनफोर्स लॉ के अधीन, लॉ इनफोर्स के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि, ध्यान से समझिएगा। इस लॉ इनफोर्स में क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, वर्ड ध्यान से समझिए। अन्य सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा प्राधिकारी जिसको इस सब चीज में से कुछ पावर दिया गया होगा। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पारित यानी उसको आप पारित कर दिए थे, या प्रवृत्त या लागू की गई जो विधि है वो जो पहले से उसको खत्म नहीं किया गया है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है, उसको हम लॉ इनफोर्स कहेंगे। क्या क्या मैटर करता है कि कोई भी स्टेट या स्टेट में या उसके मौजूद, जिसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ अगर वो रिपील्ड नहीं है तो वो लॉ इनफोर्स रहेगा, यानी वो पावर में बना रहेगा। ठीक है। और कहता है कि आर्टिकल 4 में, इसी के क्लॉज 13 के 4 में कहता है कि अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए इस संविधान के संशोधन को लागू नहीं होगी। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद आइए अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। ये आपको बेसिकली समझने की बात थी कि कौन कौन सा ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, इस सब चीजों के बारे में। तो ऑर्डिनेंस और ऑर्डर के बारे में किसी दिन फुर्सत से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी नाम से स्पष्ट होता है, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोगों के बीच में समानता लाएंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। सब कुछ बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में। कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई साहब फॉरवर्ड कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट है, लंबा है, मोटा है, लड़का है, लड़की है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना हुआ है प्रोविजन तो वो सबके लिए समान बना हुआ, चाहे कोई भी हो। आर्टिकल 14 हमको क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ व्हाट एवर द पर्सन इज और सी इज। स्टेट क्या क्या कहता है समझिए। कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद रखिए कि हमारे देश में जो गिल्टी है उसके भी राइट्स हैं, ठीक है, और जो विक्टिम है उसके भी राइट्स हैं। ठीक, जिसमें फ्री लीगल एड इनको दिया जाएगा, फ्री लीगल एड इनको भी दिया जाएगा। अगर देने की बात है तो दोनों हमारे देश का नागरिक है, चाहे वो किसी अन्य तरीके से भेदभाव या किसी चीज में कन्विक्टेड है तो भी
हम उसको, अगर इसके पास लीगल राइट्स नहीं है, मतलब लीगल एडवाइजर रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो सरकार उसको फ्री में लीगल एडवाइस दिलाएगी या एडवोकेट उसके लिए नियुक्त करेगी। तो क्या कहता है कि स्टेट के पास किसी भी आदमी के साथ, स्टेट या राज्य या भारत जो भी आप कह लीजिए, किसी के भी साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा कि वो आदमी इक्वल बिफोर द लॉ है या नहीं है। सब आदमी इक्वल बिफोर द लॉ है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके बारे में प्रोविजन करता है हमारा आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वल बिफोर द लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ व्हाटएवर ही इज और शी इज। कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आर्टिकल 15 कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पूछता है। इसी से रिलेटेड चीज फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल आपका जो है वो फ्री लीगल एड की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 15 किसी से रिलेटेड है? धर्म, जाति, मूलवंश, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किससे? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के भी भेदभाव से प्रोहिबिट करता है। किस आधार पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्या चीज? सेक्स, रेस, कास्ट, ठीक है, या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे ये कहता है कि कोई भी आदमी, कहता है कि स्टेट किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान या किसी भी आधार पे कोई भी राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के समक्ष एवरीवन इज इक्वल। वो किस जेंडर का है, किस जेंडर का नहीं है, भेदभाव नहीं करेगा। अब कुछ चीजों में अगर आप देखेंगे कि भेदभाव की बात अगर उठती है, तो कई चीजों में आप देखेंगे कि आप जैसे फीमेल्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उनको जो रिजर्वेशन मिलता है, तो कई जगहों पे ये बातें उठती हैं कि भाई साहब उनको रिजर्वेशन और हमको रिजर्वेशन कम, या हमको है नहीं तो फिर इक्वालिटी हाउ। तो एक चीज और, ये भी वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर होगा, कल्याणकारी राज्य। उसमें ये कहा गया कि भैया अगर कोई लोग जो बहुत लंबे समय से डिप्राइव्ड है, बहुत लंबे समय से, जैसे माना जाता है कि फॉरवर्ड लोग और बैकवर्ड में कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चलता है, बड़ी लंबे समय से, तो उसमें ऐसा माना गया कि इनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो उनके अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके के प्रोविजंस लाई कि हाँ ये भी मेन स्ट्रीम से जुड़ते चले जाए। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेमोक्रेसी है तो करप्शन नहीं होगा। डेमोक्रेसी और करप्शन ठीक वैसे ही है जैसे हस्बैंड वाइफ है, 4 दिन लड़ाई करेंगे फिर वापस से वहीं आ जाएगा। तो डेमोक्रेसी और करप्शन का आपस में बहुत लंबा लेना देना है। तो महिलाओं की स्थिति जो है पोस्ट वैदिक एरा से जब वो खराब होना शुरू हो गई थी, तो गवर्नमेंट जब आई, बहुत लंबे समय तक एनालाइज हुआ, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, बैकवर्ड्स की स्थिति ठीक नहीं थी। तो सरकार ये प्रोविजन लाई कि भाई साहब हम लोग रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखेंगे और इन लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आप इस आधार पर नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, क्योंकि बड़े लंबे समय तक आपने एंजॉय करा, अब उसके बाद लोगों की भी बारी होनी चाहिए। तो वही बात कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को, याद रखिए पब्लिक के लिए, कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर, याद रखिए किसकी चीज पे, मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पे। पहली बात, दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों यानी होटल्स और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश। सार्वजनिक उसको कहते हैं जो किसी पब्लिक के लिए बनाया गया हो, पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए नहीं। ये नियम लागू होता है। जैसे सिनेमा घर हो गया,
होटल्स हो गया, तो होटल आप पब्लिक के लिए बनाए, किसी कास्ट विशेष या किसी जेंडर विशेष के लिए आप होटल थोड़ी बनाते हैं। हाँ, अगर कोई जेंडर विशेष के लिए अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा है कि वो पब्लिक है तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित, अगर सरकार जो है पार्शियली या कंप्लीटली सरकार के पैसा से यूजेस ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली बाय द स्टेट गवर्नमेंट फंड और स्टेट फंड डेडिकेटेड टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। अगर किसी नहाने के घाट पे, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था ना कि ये घाट फॉरवर्ड का, यहाँ पे बैकवर्ड पानी नहीं भर सकता है, यहाँ पे ये नहीं कर सकता है, तो सरकार ने कहा कि अगर हमारा उसमें एक भी रुपया लगाया भाई साहब, तो कोई भी पर्सन उसको इस आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि हमारे यहाँ का नागरिक इसमें नहीं जाएगा, वो यूज किसको भी कर सकता है, ठीक। आर्टिकल 3 इसमें कहता है 15 का 3 कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्री और बालक को कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। अर्थात मैटर क्या कहता है इसमें? मैटर कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children. State can make, इसमें पावर किसके पास अब चला गया? क्या कहता है? State can make any law and provisions, स्पेशल अगर कोई प्रोविजन इसके अधीन भी कोई स्टेट बनाना चाहता है, लॉ एंड प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। कहता है कि इस अनुच्छेद की या 29 के खंड 2 की, अनुच्छेद आर्टिकल 29 के सेक्शन 2 की अगर कोई बात सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध कौन कर सकता है? स्टेट। आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग स्टेट्स किसके लिए भी प्रोविजन बना सकता है? एससी एसटी, इनके लिए भी कोई प्रोविजन बना सकता है। या एजुकेशनली बैकवर्ड, नाम समझिएगा, एजुकेशनली बैकवर्ड। इसमें क्या है एजुकेशनली बैकवर्ड में? एजुकेशनली बैकवर्ड कर लीजिए या सोशली बैकवर्ड कर लीजिए। अब इसको कौन डिसाइड करेगा? आइदर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, ये डिसाइड करेगा। और ये कोई एक स्पेशल लॉ इन सबों के लिए बना सकता है, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड। और इसी के अधीन में एक कॉन्सेप्ट आया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, ये प्रोविजन लाया गया था। ये लोग भी भैया पिछड़े हैं, इनके लिए भी तो कोई भी आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 के अधीन प्रोविजन बना सकता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई रोक टोक उसके अकॉर्डिंग नहीं है, फंडामेंटल राइट के लिए वो जोड़ा जाएगा। फिर इसी के बारे में कहता है कि इस अनुच्छेद या आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज, आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 9, सब क्लॉज जी, सॉरी, सब क्लॉज जी कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसे उपबंध आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में दिए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थानों में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षाएं भी है, चाहे वो राज्य से संबंधित हो, सहायता लेते हो या नहीं लेते हो, उसके प्रवेश से संबंधित है। क्या प्रोविजन है इसमें? क्या कहता है कि कोई भी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज जी ये कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी, अगर वो उपबंध अल्पसंख्यक शिक्षाओं से भिन्न यानी माइनॉरिटी के एजुकेशन से अलग भी अगर कोई ऐसा एजुकेशन है जिसमें उनको एडमिशन लेने की आवश्यकता है, एससीज, एसटीज या जो बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, वो प्राइवेट एजुकेशन में जाने से उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पास फिर बाद में आया राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आरटीई 2001, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार
एक्ट 2009। इसके बारे में जो सारा का सारा प्रोविजन दिया गया था वो बच्चों को किस किस चीज से शॉर्ट राइट एंड फ्री एजुकेशन के बारे में दिया गया था। उसमें कुछ प्रोविजन बनाए गए थे, जैसे बच्चों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए थे कि आप इतने साल तक आप पढ़ सकते हैं, इतने साल तक आपके पढ़ने का अधिकार है, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया। ठीक है, जो 2009 में जो आया आपका एक्ट, उसका नाम रखा गया था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और अब तो पहले तो राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब तो जब 2019 में सरकार उसको हटा दी तो अब वो जम्मू कश्मीर में भी इन्फोर्स होता है। इसमें कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस संबंध की कोई भी बात मदरसा, वैदिक पाठशालाओं, मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होती है। आर्टिकल 29 और 30 के जो प्रोविजंस हैं वो कोई जाति विशेष या समुदाय विशेष के विद्यालयों पे लागू नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है कहता है कि अगर कोई भी बच्चा, अब इसमें समझिए कि कुछ प्रोविजंस दिए गए। ठीक है, कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, ठीक है, कोई भी बालक जो उसमें सम्मिलित है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कितने साल तक? 6 से 14 साल तक। अब थोड़ा सा विषय से विषयांतर होके इस बात को समझ लीजिए, ये ज्यादा काम करेगा आपको। क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक का जो भी बच्चा होगा वो अपने विद्यालय, घर के निकटतम विद्यालय में, नियरेस्ट में फ्री एजुकेशन लेगा। फ्री एजुकेशन लेगा। दूसरी चीज कहता है कोई भी बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे जो चार्जेस हैं उसको देने के लिए दायी नहीं होगा जो उसको प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से रोकता हो। इस बात को ध्यान से समझिए कि कोई भी ऐसा फीस, अगर बच्चा फी देने में कैपेबल नहीं है या फी के अलावा जो स्कूल के कोई चार्जेस होते हैं उसको देने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो स्कूल उसको रोकेगा नहीं पढ़ने से। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी विद्यालय उसकी शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से नहीं रोक सकता है। कहता है कि इन सभी प्रोविजन के अतिरिक्त निःशक्त बालक या निःशक्त व्यक्ति जिसको समान अवसर अधिकार संरक्षण या पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेक्शन 2 के अधीन कोई भी उपबंध जो इन सब चीजों के लिए वो की जाएगी। कहता है कि ऐसे बालक जिनको प्रवेश नहीं दिया गया है या जिसने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की गई है उनके लिए भी प्रोविजन बनाया गया और कहा गया कि जहां 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है तो, या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की गई है तो उस आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। क्या कहता है कि 6 से 14 साल का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, ठीक, या उसको प्रवेश तो दिया गया लेकिन उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं की या प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं की तो स्कूल उसको उसी कक्षा में रखेगा जिस कक्षा के लायक उसका एज है। ठीक है, इस बात पे। परंतु जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है तो वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में एक समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्कूल को यह भी बात कहा गया कि अगर आप किसी बच्चे को, सपोज करिए कि कोई बच्चा एडमिशन लेने गया, ठीक है, मिड सेशन में गया। कई स्कूलों में आप देखते होंगे कि ना भाई हमारा सेशन खत्म हो गया, आप नहीं रख सकते हैं हमारे यहाँ। ये मिड सेशन में अगर बच्चे का भी एडमिशन होता है आपके यहाँ तो बच्चे को आप स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल ट्रेनिंग देंगे और तब बच्चे को उस लायक बनाएंगे कि बच्चा उस साल के एग्जाम को फेस कर पाए। ये ध्यान रखिए, ये स्कूल का काम है। परंतु यह प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकारी होगा। कहता है कि कोई भी बालक जो अगर प्रारंभिक शिक्षा के लिए 14 वर्ष की आयु के बाद भी अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। फ्री एजुकेशन उसको 14 वर्ष के बाद भी मिलेगा।
उसके बाद कहता है कि जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहां बालक को सेक्शन 2 के क्लॉज ढ के या सब क्लॉज 3 या सब क्लॉज 4 के निर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में ट्रांसफर कराने का अधिकार होगा। उसी समय से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देगा विद्यालय कि भैया मेरे पास पढ़ाने की शक्ति नहीं है, हमारे पास पढ़ाने की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको ट्रांसफर करके किसी अनदर स्कूल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी पढ़ाई को आप रोक नहीं सकते। इसमें किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ उसका हो, कहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई स्कूल इन सब ग्राउंड पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो उसके ह्यूमन राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ साथ राइट टू एजुकेशन का भी वायलेशन है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो भारत में जो है 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। लास्ट इसका टॉपिक ये बात समझ लीजिए कि ऐसे अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या जो भी हो, बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था तुरंत ट्रांसफर उसको देगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा जहां वो अभी पढ़ रहा है दूसरे स्कूल में। उसके लिए आप किसी तरह का कोई चार्ज वगैरह उससे नहीं मांग सकते। परंतु ट्रांसफर प्रस्तुत करने में विलंब ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इनकार करने के लिए आधार नहीं बनेगा। परंतु यह और कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय या प्रधानाध्यापक उसको सेवा लागू, अगर कोई विद्यालय किसी बच्चे को टीसी नहीं देता है या जल्दी नहीं देता है टीसी, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की पढ़ाई दूसरे विद्यालय में रुकेगी, और ऐसा रोकने वाले विद्यालय पे जो टीसी देने में रोक लगाता है या उस पे इनकार करता है तो वैसे पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बच्चे का एडमिशन नहीं रुकेगा। ये ध्यान रखिएगा। जो भी लोग जानते हैं या जो भी लोगों को पता है, बच्चों को मार्कशीट टीसी वगैरह के आधार पे आप स्टॉप नहीं लगा सकते हैं कि आपको टीसी नहीं मिला है। आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवाइए उससे कि हम 10 दिन 20 दिन 15 दिन में आपको टीसी जमा कर देंगे, लेकिन टीसी के आधार पे आप बच्चों को रोक नहीं सकते। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल में देखेंगे कि समुचित जो उसके बच्चे और माता पिता और जो प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी है, सरकार है, उसका क्या क्या कर्तव्य है, और उसी को साथ मिलाते हुए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के डिफरेंस को देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना तक जो आप समझे हैं वो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कल देखेंगे और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस इसी चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक ना, चलिए बाय बाय।